एपिसोड 5। युग डरते हुए अभिमन्यु से कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, कैसी आवाज? यार लड़की की आवाज। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यार ये तूने जब से लड़की की आवाज लगाकर रखा है, जब से यहाँ पर आया है, कह रहा है कि लड़की की आवाज, लड़की की आवाज। किस लड़की की आवाज की बात कर रहा है तू? यार पता नहीं, पर सच में मैंने 2 या 3 बार किसी लड़की की आवाज़ सुनी है। लगता है तेरे कान कुछ ज़्यादा ही बज रहे हैं। ये बता, तू रास्ते भर कान में हेडफोन डालकर गाने सुनते आया है ना? हाँ, पर ये बात तुझे कैसे पता? यार तभी तो तुझे आवाज़ सुनाई दे रही है। होता है क्या है ना, जब भी हम 3-4 घंटे तक लगातार गाने सुनते हैं तो उनके बोलने में हमें याद रह जाता है और वही बोल हमारे कानों में गूंजने लग जाते हैं। पर वर छोड़, जब से कह रहा है गिरवी कोठी जाना है और जब ताला खुल गया है तो बाहर खड़ा हुआ है। कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है क्या? या फिर किसी का इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा और तेरा गृह प्रवेश करवाएगा? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और कोठी के अंदर घुस जाता है। कोठी के अंदर लाइट नहीं थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु कोठी के अंदर घुसते हुए कहता है, यार यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अंधेरी नगरी आ गए हों। युग अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेता है। अपना बचपन कोठी में ही गुजारने के कारण युग को पता है कि लाइट का स्विच कहाँ है। पर कुछ ही देर में युग को लाइट का स्विच मिल जाता है और वो जैसे ही स्विच दबाता है तो कोठी के चारों ओर उजाला हो जाता है। कोठी रोशनी से जगमगा उठती है। अभिमन्यु हेलो जैन के बल्ब को देखते हुए कहता है, यार तूने एक बात चीज नोटिस की? युग हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी चीज? यही यार कि ये कोठी 13 सालों से बंद थी, पर तू खुद देख, लाइट का कनेक्शन अभी तक काम कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युग सोचते हुए कहता है, हो सकता है लाइट कनेक्शन बिजली विभाग वाले न काटा हो। अभिमन्यु फटाक से पूछता है, और वो क्यों? क्योंकि उनके मन में भी एक क्षणिक का खौफ होगा और वो यहाँ पर आने से डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने लाइट का कनेक्शन काटा नहीं होगा। अभिमन्यु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे युग की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। वो कोठी के देखने लग जाता है। 13 सालों से कोठी बंद होने के कारण हर जगह धूल ही धूल थी। मकड़ी ने कई सारे जाल बना रखे थे। कोठी के अंदर 2 बड़े से बंद बने हुए थे, जो कोठी के खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी से बनी हुई थी। हॉल में ब्राह्मण मल्टी और बिजलियम के बड़े बड़े झूमर थे। कोठी के फर्नीचर मोहगनी की लकड़ी का बना हुआ था। दीवारों पर कई कलाकृति बनी हुई थी, जिसे सजावट के लिए तलवार, रस्सी, कुल्हाड़ी, अलग अलग चीजें टंगी हुई थी, जो काफी पुराने जमाने की थी। उन्हें पुरानी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई थी। अभिमन्यु कोठी के चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए कहता है, यार गिरवी कोठी अंदर से तो बहुत आलीशान है। इतनी पुरानी इमारत पर भी देख, ऐसा लगता है कि जैसे अभी 1-2 साल पहले ही बनाई होगी। कुछ भी बोलो, ये अंग्रेज लोग काम एकदम बढ़िया करते हैं। इतना बढ़िया कि सालों साल तक सालों साल चले। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तेरे रिश्तेदारों ने इतनी अच्छी कोठी इतने सालों से बंद क्यों कर रखी है। युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। वो गौर से कोठी का कोना कोना देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोठी को देखकर उसे बचपन की यादें ताजा हो गई हो। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार इस कोठी की भी बड़ी बेकार किस्मत है। 1-2 हफ्ते बाद अपनी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, यहाँ से चले जाएंगे और फिर इतनी प्यारी कोठी फिर से बंद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगा? अभिमन्यु फटाक से कहता है, अपने शहर बेंगलोर, जहाँ पर तू रहता है। और कहाँ पर जाओगे तू?
यहाँ पर अपनी छुट्टियां ही तो बिताने आया है ना, शहर से मन भर गया होगा तो। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, मैंने बेंगलोर छोड़ दिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं रहूंगा। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तूने बेंगलोर छोड़ दिया? पर ये क्यों? तू तो बेंगलोर में सेटल हो गया था ना। अंकल जी के शांत हो जाने के बाद तेरे 13 सालों से वहीं पर तो रह रहा है तू। तो अब ऐसा क्या हो गया है तो अपना सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव आ गया? तुझे पता है ना, गांव में जिंदगी शहर की जिंदगी से बहुत अलग होती है। और ये बेंगला मुड़ा गांव है, यहाँ नन्सरेसी चीज भी मुश्किल से मिलती हैं। हाँ पता है मुझे, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं हमेशा यहीं रहूंगा। आखिर शहर में तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है, तू अपना सब कुछ छोड़कर गांव में रहने आ गया? यार अभिमन्यु देख, अभी ना मेरे तुझे कुछ भी बताने का बिल्कुल मूड नहीं है। मेरा सर बहुत तेज से दर्द हो रहा है, लंबा सफर करने के कारण नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए सोने दे मुझे, मैं तुझे सुबह सुबह सब कुछ बता दूंगा ना। अभिमन्यु युग की हालत समझ जाता है और उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ चल ठीक है, पर तू सोएगा कहाँ पर? कोठी में तो सब जगह धूल ही धूल जमी हुई है, सोएगा क्या? युग ने डाइनिंग टेबल पर फूंक मारते हुए कहा। युग अपने आसपास देखता हुआ कहता है, लगता है कि कल सुबह उठकर सबसे पहले हमें सफाई करनी पड़ेगी। खैर, रात गुजारने के लिए मेरे बैग में 2 बेल्टकेट रखे हुए हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, वहीं बिछाकर सो जाएंगे, फिर सुबह है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। युग अपने बैग में से बेल्ट किट निकालता है और दोनों उसे बिछाकर उसी पर सो जाते हैं। अभिमन्यु युग को बार बार आवाज लगाए जा रहा था, पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने नीचे से सारे कमरों की युग को ढूंढ लिया था, पर वो कहीं नहीं मिला। अभिमन्यु परेशान हो गया था। अभिमन्यु युग को ढूंढते ढूंढते संगमरमर की सीढ़ी चढ़कर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि सीढ़ियों पर जस्ट ऊपर ही एक बड़ी सी खिड़की थी, जहां पर युग खड़ा हुआ था। अभिमन्यु युग से कहता है, युग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? और जब से मैं तुझे आवाज लगा रहा हूँ तो कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? युग अभी भी अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। वो बड़ी गंभीरता के साथ खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में खो गया हो। अभिमन्यु युग को हिलाते हुए कहता है, युग आओ युग, तुम ठीक तो हो? कहाँ पर खो गए? अभिमन्यु को हिलाने पर युग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे अभिमन्यु तू उठ गया? हाँ मैं तो उठ गया, पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है और कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? युग खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहता है, वो देख। जब अभिमन्यु खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर एक मनमोहक नजारा देखकर खुश हो जाता है। कोठी की खिड़की से किशोरी नदी साफ नजर आ रही थी, जो शांति के साथ बह रही थी। साथ में एक काला जांडी का जंगल भी नजर आ रहा था, जो दूर तक फैला हुआ था। नदी काफी चौड़ी थी, जिसके कारण वो पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। युग खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, तुझे पता है अभिमन्यु, बचपन में पापा अक्सर इस खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठा करते थे और घंटों बाहर जागते रहते थे। माँ के कहने पर भी पापा नहीं उठते थे, और जब माँ पापा से पूछती थी कि बाहर क्या देख रहे हो, तो पापा मजाक से कहते, तुम्हारी सौतन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो नदी के पास आए और कब मुझे इशारा करके बुलाए और फिर कब मैं उसके पास जाऊं। इसी बात पर पापा मम्मी की प्यार भरी नोक झोंक होती थी। यह बात कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
युग अपनी बात को आगे जारी करते हुए कहता है, अभिमन्यु तुझे पता है, जब खुशी के पल यादों के तब्दील हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो खुशी के पल कभी लौट कर वापस नहीं आने वाले, तो वह खुशी के पल हमें सबसे ज़्यादा दर्द पहुंचाते हैं। चांदनी रात थी और युग एक लड़की के साथ नदी के किनारे बैठा हुआ था। छोटे छोटे लहर बाहर बार उन दोनों के पैरों के स्पर्श कर रही थी। युग का चेहरा तो साफ दिख रहा था, पर लड़की का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। उस लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपना सिर युग के कंधों पर रखा हुआ था और दोनों ही एक दूसरे के चिपकर बैठे हुए थे। लड़की आसमान में देख रही चांद को देखते हुए कहती है, एक बात पूछूं आपसे? युग प्यार से कहता है, हाँ पूछो ना। इसमें इतना हिचकिचाने वाली क्या बात है? आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग बड़े प्यार से बोलता है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तुम तो वो हो जिसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ, अपनी बाहों में भरकर। इतना कहकर युग उस लड़की के कमर पर हाथ रखता हुआ कहता है, अपने सीने से सटका लेता है। वह लड़की युग से दूर हटते हुए कहती है, कोई बात बनाने तो आपसे सीखे। अच्छा चलिए अब ये बताइए, मैं आपके लिए क्या हूँ? क्या हूँ मतलब यह है कि मैं आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती हूँ। युग उस लड़की से मजाक करते हुए कहता है, तू कुछ अहमियत नहीं रखती। मेरी जिंदगी मुझसे है ना कि तुमसे। युग का जवाब सुनकर वह लड़की नाराज हो जाती है और मुंह फुलाते हुए कहती है, मतलब इतने दिनों से जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं वह सब दिखावा है। बस सब लड़के एक जैसे होते हैं। उन्हें लड़कियों से बस एक ही चीज चाहिए, जो उनका जिस्म। जहां आप लोगों का मतलब निकल जाता है, आप लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से उठने लग जाती है। तभी युग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे तू तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा हूँ मेरी जान। तुम जानना चाहती हो ना मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है? तो अब गौर से सुनो। इतना कहकर युग उस लड़की को फिर से अपने पास बिठा लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी की H2O हो। वह लड़की हैरानी साथ कहती है, H2O हूँ मतलब तुम मेरी जिंदगी का पानी हो जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन हो जिसे मैं अपनी सांसों में भरकर जीना चाहता हूँ। इतना कहकर युग उस लड़की के करीब चला जाता है। इतना करीब कि अगर वह जरा सा भी आगे बढ़ता है तो उसके होठ उस लड़की के होठों से टकरा जाते हैं। वह लड़की एक लंबी सांस भरते हुए कहती है, आप रुक क्यों गए? बोलते रहिए। तुम मेरी जिंदगी का वही हसीन ख्वाब हो जिसे मैं रोज देखता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का वही सुकून हो जो मुझे तुम्हारी बाहों में सिवा कहीं और नहीं मिलता। तुम मेरी जिंदगी का वही हिस्सा हो जिसे बिना कुछ नहीं। सच तो यह है कि मेरी तुम्हारे बिना कोई वजूद नहीं। युग को पता ही नहीं चल पाता कि कब बातें करते करते उसके होठ उस लड़की के होठों से टकरा जाते हैं। दोनों के होठ चिपक गए थे, ठीक उसी तरह जिस तरह बवरा फूल से चिपक जाता है। जब युग और वही लड़की एक दूसरे के स्पर्श करते हैं तो दोनों को अपने अपने बदहन में एक कपकपी सी होती है और दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। वह दोनों कब रेत पर लौट जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। उस लड़की की काली साड़ी में युग पूरी तरह गुथ गया था। कोई इसी बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था। उस लड़की ने साड़ी भी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साड़ी एक चादर हो जिसमें वो दोनों एक समान हुए थे। उस लड़की के बदन का एक एक अंग युग के अंग के साथ स्पर्श हो रहा था। दोनों एक दूसरे से समाहित हो गए थे। उन दोनों के रोम रोम में आग लगने लग गई थी। युग उस लड़की के बहुत करीब चला गया था, इतना करीब कि तेज तेज चल रही थी।
उस लड़की की दिल की धड़कनों का वो साफ साफ सुन पा रहा था। युग का मन ही मन कह रहा था कि उस लड़की के बदन को छोड़ने का उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उसके बदन को अपनी बाहों में जगड़ा हुआ था। वह लड़की बड़ी हिम्मत से अपने हाथ छुटाते हुए कहती, युग को रेत पर लिटाती है और एक एक करके उसी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है। युग अपने आप को उस लड़की के सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आह भरने लग जाता है। वह लड़की युग के शर्ट के बटन खोल देती है और उसके माथे को चूमने लग जाती है। लड़की युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूले तो नहीं होना। युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वह लड़की बार बार युग के चूमते हुए बस यही बात बोले जा रही थी, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना। युग कहता है, नहीं, कभी नहीं। युग के अंदर की गर्मी बढ़ते जा रही थी। वह युग के माथे को चूमने के बाद नीचे आने लग जाती है और उसके सीने को चूमने लग जाती है। युग के अंदर की उत्तेजना बढ़ जाती है, उसका पूरा बदन पसीने से भीग जाता है। उसके माथे और बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थी। उसे अपने पूरे शरीर की गर्मी का एहसास होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी आग में तप रहा हो। देखते देखते गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाता है। युग झटके के साथ उठते हुए कहता है, ओ माय गॉड, फिर वह सपना। इतना कहकर युग अपने माथे का पसीना पूछने लग जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो जाता है। युग खुद से कहता है, ये क्या है, क्यों बार बार अब आप मुझे एक ही सपना दिखाते हो, और आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं ये सब करता हूँ। इतने करीब तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं गया। कौन है वो लड़की, क्या संबंध है मेरा उसके साथ। यही सब सोचते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है और अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीते हुए फिर सोचने लग जाता है, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। बेंगलोर में भी यही सपना दिखा था और यहाँ पर भी। सपने में जो नदी थी वो ये किश्नो ही नदी थी, पर वो लड़की कौन थी और उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाई देता कभी। युग वापस से लेट जाता और कोठी की छत को देखते हुए सोचने लगता है, नदी तो मिल गई, हो सकता है वो लड़की भी मिल जाए। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर मैं सारे सपनों का राज खुल जाएगा। कुछ ही ना कांटेक्ट है जरूर मेरा उस लड़की के साथ। ऐसा ही सपने नहीं आते, वो भी सेक्सी वाली। यह सोचते हुए युग के कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। मुर्गे की बाग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि युग उससे पहले ही उठकर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अभिमन्यु हैरान के साथ कहता है, अरे तू कब उठ गया और सुबह सुबह इतनी गहराई के साथ क्या सोचने लग गया। पहले तो युग के मन में आया कि वो उसे अपने सपने के बारे में बताए, फिर अगले ही पल उसने सोचा कहीं अभिमन्यु उसे पागल ना समझ ले। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। अभिमन्यु अचानक से कहता है, वैसे तूने बताई नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या नहीं बताई। यही कि तूने बेंगलोर क्यों छोड़ दिया, तेरा यहाँ पर क्या आने का मकसद है क्या। यार मैंने बेंगलोर को नहीं छोड़ा है, बल्कि बेंगलोर ने मुझे छोड़ दिया है। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताना क्या चाहता है। मतलब यह है कि मेरा बेंगलोर में जॉब थी वो चली गई। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा, जॉब चली गई, पर कैसे। युग चुप रहता है, कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे तू चुप क्यों है, बता ना, आखिर तेरी जॉब कैसे चली गई। युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे कंपनी ज्वाइन की हुई थी, 1 साल ही हुआ था। बस सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट हो गई है और इस कंपनी में फ्यूचर सेट हो जाएगा। पर पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। होता वही है कैसे, अगर जिंदगी में सब चीज हमारे मुताबिक होने
लगे तो उस जिंदगी नहीं कोई फिल्म की कहानी कहते। अभिमन्यु के बीच यही युग को टोकते हुए कहता है, यार तू बातें घुमा मत, सीधे सीधे बता हुआ क्या था। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता, बस कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी हम लोगों को बताया गया कि कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी ने 50 एम्प्लॉय को निकालने का फैसला किया है। जब लिस्ट आई तो उसमें लिस्ट में मेरा भी नाम था। टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स थी, पर साले हमको डिक्का कराते थे, पूरा घी के रख देते थे, इतना परेशान करते थे कि आप खुद जॉब छोड़ दे या फिर खराब प्रोफाइल सर करने के आपको वो खुद निकाल दें। मुझे पता है कि कंपनी और कॉलेज वालों के बीच एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है। क्या कहा? सेटिंग होती है? कैसे सेटिंग होती है? देख मैं बताता हूँ। कंपनियां हर साल कॉलेज में आती है, जिससे कॉलेज का नाम होता है, और हर साल नए एडमिशन होते हैं। पर क्या कभी तूने सोचा है, ये जो कंपनियां आती हैं और हर साल कभी 100 तो कभी 200 स्टूडेंट को सिलेक्शन करती हैं, उनको कितनी जगह पर रखा जाता है? कितनी जगह पर? उन्हें एम्प्लॉय की जगह पर जिन्हें पिछले साल कंपेशन सिलेक्शन करके लाया गया था। यही सिलसिला चला जाता है, और कॉलेज और कंपनियां धंधा चलता रहता है। पर साले ये नहीं सोचते कि जिन्हें उन्हें जॉब से निकाल दिया है उनका तो एक साल खराब हो गया है ना। इसी उम्मीद से थे कि अब पूरी जिंदगी उन्हें कंपनी के साथ काम करना है। चलिए सब तो ठीक है, इसमें कॉलेज और कंपनी वालों का दोस्त था, तेरी बात समझ रहा हूँ मैं। पर फिर तूने दूसरी कंपनी कोई जॉब नहीं की? जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसा तो था नहीं कि दुनिया में सब एक ही कंपनी है। तू गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकता था ना। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? पिछले 1.5 साल दोनों जगह ट्राई है तो कर रहा हूँ, पर कुछ जॉब हलवा थोड़ी ना है कि यूं मिल जाए। मिलती भी है तो काम की ही मिलती है ना, ऊपर से पेमेंट कम। मतलब ये है कि तुम जॉब के 1.5 साल पहले ही निकाल दिया गया है। हाँ, पिछले 1.5 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ, और जॉब पाने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन करी, पर कुछ काम नहीं आई, बल्कि उस चक्कर में सारी स्विंग भी खत्म हो गई। हाल इतने खराब हो गए हैं कि बेंगलोर छोड़कर गांव आना पड़ा। लोग जॉब करने के लिए गांव छोड़कर शहर जाते हैं, पर तू पहला ऐसा शख्स है जो शहर छोड़कर गांव आ गया। बता फिर क्या सोचा है, यहाँ गांव में आकर क्या करने वाला है? युग कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु पर अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बता यार, यहाँ गांव में क्या करने वाला है? मैंने गांव में एक स्टार्टर ऐप खोलने का फैसला किया है। कैसा स्टार्टर ऐप? धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।